तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है पेनक्रियाटाइटिस यानी पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन। अपने को पता है पेनक्रियाज बॉडी के अंदर एक वाइटल ऑर्गन होता है जो एंडोक्राइन का भी फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन का भी फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसलिए पेनक्रियाज का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आपको इमेज में दिख रखा है ये पेनक्रियाज है भाई। पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया ड्यू टू वेरियस कोजेज, जिससे क्या हो गया है, एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसका नाम हो गया पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है। सिंपल सा वर्ड है पेनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन। ठीक है, दिस इज द पेनक्रियाटाइटिस फॉर यू। ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन कितने टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है, या तो एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स। हम बात करते हैं टाइप्स। तो ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एक्यूट। देखिए, एक्यूट यानी वो इन्फ्लामेशन जो सडन हो और सीवियर भी हो। हमेशा एक्यूट चीज सीवियर होती है। क्रोनिक क्या होता है, जो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्यूट क्या है, एक तो सडन होती है। ठीक है, सडन एंड सीवियर इन्फ्लामेशन। ठीक है, सडन भी होती है और सीवियर भी होती है। ठीक है, जो एक्यूट जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है ना, ये मेनली जो मेनली इसका रीजन होता है ना, वो होता है गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का होना। क्या होता है स्टोन, जैसे सपोज करो दिस इज योर गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकली, इधर से ऊपर कॉमन हिपेटिक डक्ट आई, ये आपस में जुड़े। ठीक है, यहाँ से एक पेनक्रियाटिक डक्ट है, दिस इज पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ से पेनक्रियाज को ड्रेन करना है। तो क्या हुआ है, गोल ब्लैडर के अंदर कुछ स्टोन थे, ये स्टोन निकल के आ गए यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, इसने ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दिया। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दिया, तो एकदम से ही ऑब्स्ट्रक्शन कोज करा होगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं 10-15 साल लगे हैं इसको ऑब्स्ट्रक्शन कोज करने में, एकदम से हफ्ते 10 दिन 1 महीने के अंदर इसने ऑब्स्ट्रक्शन कोज किया। उससे क्या होएगा, जो पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से निकल रहा था ना, इसका बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये वापस पेनक्रियाज के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये पेनक्रियाज के अंदर इकट्ठा होएगा तो उसकी वजह से पेनक्रियाज पूरा स्वोलन हो जाएगा, फूल जाएगा, जिससे यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं गोल स्टोन। गोल स्टोन यानी कोलेलिथियासिस और कोलेडोकोलिथियासिस। ठीक है, यानी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन होना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक्यूट कोज होते हैं। और एक को एक्यूट कोज और हो जाता है, जैसे ट्रॉमा। ठीक है, कोलिडोकोलिथियासिस और कोलेलिथियासिस, दीज ऑल आर द कोज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, जो शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूट सडनली होता है। ठीक है, तो ये है आपका एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अब वही बात करता हूं मैं क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस की। नाउ वी टॉक अबाउट द क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस। क्रोनिक यानी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन, यानी धीरे धीरे लंबा टाइम तक होता रहा प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन। प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन विद फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू। ठीक है, विद फॉर्मेशन ऑफ
स्कार टिश्यू, ठीक है। स्कार टिश्यू एग्जाम्पल के लिए लीजिए, इस्चीमिया हुई है, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई पेनक्रियाज के अंदर, ठीक है, उससे क्या होगा, धीरे 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 छोटे से एरिया के अंदर नेक्रोसिस होएगा, फिर बड़े से एरिया के अंदर होएगा। तो जब बड़े से एरिया के अंदर नेक्रोसिस होता है तो स्कार फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये लंबे टाइम तक होते हैं स्कार फॉर्मेशन। पहले छोटे से एरिया के अंदर नेक्रोसिस होगा, फिर बड़े एरिया के अंदर नेक्रोसिस होगा। बड़े एरिया के अंदर नेक्रोसिस होना मतलब स्कार का फॉर्मेशन होना, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन, प्रोग्रेसिव मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल जो देखा जाता है वो है एल्कोहल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है एल्कोहल। कोई पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है तो एल्कोहल ऐसा तो है नहीं एक दिन एल्कोहल पी लिया एक ही दिन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। एल्कोहल उसको महीनों सालों तक पीना पड़ता है, तब जाके पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इस्चीमिया। मैंने बता दिया आपको, ब्लड की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होगी किसी भी रीजन की वजह से, धीरे 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 पेनक्रियाज डैमेज होता गया और लंबे टाइम तक पेनक्रियाज डैमेज हो गया। ओके, ये चीज। अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एग्जाम में पैथोफिजियोलॉजी से एमसीक्यू नहीं आते, लेकिन ये समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेनक्रेटाइटिस कैसे होता है। देखो, कोई भी कंडीशन ड्यू टू एनी ऑफ द ईटियोलॉजी, ये क्या है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है। पेनक्रियाज से ये पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, इसका क्या नाम है, पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये है पेनक्रियाज, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये कनेक्ट होता है इधर कॉमन बाइल डक्ट से, ठीक है। तो देखो, कोई भी रीजन ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन पेनक्रियाज का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो भाई, लो भाई यहाँ पे एक स्टोन फॉर्म हो गया, स्टोन आया और बीच में अटक गया, ठीक है। उससे क्या हुआ है, पेनक्रियाज का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलना बंद हो गया बाहर। तो ये जूस है, अब ये क्या करेगा, अब पेनक्रियाज के पास तो कोई सिग्नल ऐसा गया नहीं है कि तेरे को अब जूस रिलीज करना रोकना है या नहीं रोकना। पेनक्रियाज के पास हाँ सिग्नल आ रहे हैं सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन से कि तू जूस रिलीज कर, हमारे पास आ चुका है एसिडिक काइन। तो क्या है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन मिल रही है प्रोडक्शन की, लेकिन प्रोडक्शन को रोकने की नहीं मिल रही है। तो उससे क्या है, ये प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा तो बाहर तो निकल नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सारा का सारा बैक फ्लो होने शुरू हो जाएगा और पेनक्रियाज के अंदर ही कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम पे आके पेनक्रियाज पूरा का पूरा स्वोलन हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, पेनक्रियाज के अंदर एक स्ट्रेस लाइक कंडीशन क्रिएट होएगी, जिसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस के अंदर आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। और इस पेनक्रियाटिक जूस का आउटफ्लो क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। आउटफ्लो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसका एक एग्जाम्पल था मैंने बताया था ट्रिप्सिनोजन, और दूसरी थी काइमोट्रिप्सिनोजन। दो एंजाइम थी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती थी, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी भी रीजन की वजह से पेनक्रियाटिक जूस का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जिससे क्या हुआ है, ये जूस
पेनक्रियाज के अंदर ही कलेक्ट होना शुरू हो गया और एक स्ट्रेस लाइक कंडीशन बन गई। प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बाहर नहीं दिख रहा, पूरा वहीं पे सब कुछ गिचमिच हो गई, सब कुछ वहीं पे इकट्ठा हो गया, जिससे क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। उससे क्या होता है, ये एंजाइम होती है ना जो ट्रिप्सिनोजन, ये एंजाइम ऑटो एक्टिवेट हो जाती है। ये एंजाइम क्या हो जाती है, ऑटो एक्टिवेट हो जाती है। वैसे तो ये एंजाइम एक्टिवेट होनी थी एंटीरोकाइनेज की प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बताया था, जब पेनक्रियाज का एनाटॉमी फिजियो बता रहा था कि कभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट होती है तो ट्रिप्सिनोजन ऑटो एक्टिवेट हो जाती है, और जब ट्रिप्सिनोजन ऑटो एक्टिवेट होएगी तो ये क्या करेगी, काइमोट्रिप्सिनोजन को भी एक्टिवेट कर देगी। काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाएगी ट्रिप्सिनोजन की वजह से, और ट्रिप्सिन भी एक्टिवेट होगी। तो ये एंजाइम करती क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। अब पेनक्रियाज के अंदर इसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, इसको तो बस चाहिए प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कहाँ देखेगी, पेनक्रियाज के सेल्स के अंदर, क्योंकि हर सेल प्रोटीन से मिला के बना होता है। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करेगी, पेनक्रियाटिक टिश्यू को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। और जब पेनक्रियाटिक टिश्यू डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, वहाँ पे डैमेज होना शुरू होता है, तो पूरी बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है, और पूरी बॉडी से सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, साइटोकाइंस, टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स, जितने भी ये सारे कंटेंट है, सारे आके पेनक्रियाज के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसका नाम होता है पेनक्रिएटाइटिस। अंडरस्टैंड? दोबारा से सुनिए भाई, पेनक्रियाज का जूस का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, जिससे सारा जूस पेनक्रियाज के अंदर इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस लाइक कंडीशन क्रिएट हुई, जिसने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया। ट्रिप्सिनोजन ने बन गया ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन ने क्या करा, पेनक्रियाज को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, साइटोकाइंस, टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स, अल्फा वगैरह जो भी थे, सारे आके अब पेनक्रियाज में इकट्ठे हो गए, और इस सारी कंडीशन को हम बोलते हैं पेनक्रिएटाइटिस, यानी पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन। उसका एक रूट कोज क्या है, ये एक एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो आप लिख लेते हैं इसको, हम थ्योरी में लिख लेते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी लिख लेते हैं। द कंडीशन पेनक्रिएटाइटिस occurs due to autodigestive, due to autodigestion of pancreatic, the condition pancreatitis occurs due to autodigestion of pancreatic tissue by proteolytic enzymes। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, occurs due to autodigestion of pancreatic tissue। ठीक है, due to any etiology, outflow of pancreatic juice obstructed, जिससे क्या हो गया, बैकफ्लो एंड कंजेशन इन पेनक्रियाज। ठीक है, बैकफ्लो एंड कंजेशन इन पेनक्रियाज, जिससे
ऑटो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, जिससे ऑल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स साइटोकाइन्स, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर्स रीच टू पेनक्रियाज। रीच टू पेनक्रियाज, और जिससे क्या हो गया, पेनक्रियाटाइटिस, जिससे हो गई पेनक्रियाटाइटिस। बस ठीक है, ये था पैथोफिजियोलॉजी पेनक्रियाटाइटिस का। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेनक्रियाटाइटिस की ईटियोलॉजी। भाई रूट कोज इनका क्या है, एक ऑटोडाइजेस्टिव एंजाइम है जिसकी वजह से पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी की। देखिए, सबसे पहला बात करेंगे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, जो है फर्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक एंड ओवरऑल टाइप ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, एल्कोहल एक मोस्ट कॉमन कोज है। ठीक है, किसका, क्रोनिक का भी और ओवरऑल हर टाइप के। ये केवल ये एमसीक्यू आ जाए कि पेनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज तो भी एल्कोहल, क्रोनिक का मोस्ट कॉमन कोज तो एल्कोहल, एक्यूट का आता है तो वाइट गॉल ब्लैडर स्टोन होएगा। ठीक है, एक्यूट का आता है तो गोल ब्लैडर स्टोन। अब देखो एल्कोहल करता क्या है, तो एल्कोहल ना तीन चीज करता है। जब भी हम कोई भी एल्कोहल लेते हैं ना, कोई पर्सन ने क्या करा है, किसी पर्सन ने ना एल्कोहल कंज्यूम करा है, तो एल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर ना तीन तरह से एक्ट करता है। सबसे पहला एल्कोहल का एक्शन ये करता है, इसका एक तो डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है पेनक्रियाज के ऊपर। ठीक है, पहला इफेक्ट क्या है इसका, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन पेनक्रियाज। ठीक है, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट है पेनक्रियाज का। ठीक है, एल्कोहल का, ना सिर्फ एल्कोहल, इसके मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन पेनक्रियाज, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, सेकंड ये करता है प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। दूसरा इसका एक्शन होता है, ये क्या करता है, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ठीक है, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करता है। कौन करता है, एल्कोहल। और इसका तीसरा एक्शन, तीसरा और लास्ट एक्शन वो क्या है, ये इंक्रीज कर देता है प्रेशर इन पेनक्रियाटिक डक्ट, इंक्रीज प्रेशर इन पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया है, एल्कोहल कोज। एल्कोहल का क्या एक्शन होता है, एल्कोहल के तीन एक्शन होते हैं। सबसे पहले तो एल्कोहल खुद प्लस में एल्कोहल के जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं
अपने को पता है एसिटाइल एल्डिहाइड एसीटेट बनता है, पहले एसिटाइल एल्डिहाइड उसके बाद एसीटेट बनता है। एल्कोहल का खुद का प्लस एसिटाइल एल्डिहाइड का प्लस एसीटेट का डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है पेनक्रियाज के ऊपर। एक तो वो पेनक्रियाज को लंबे टाइम तक वैसे डैमेज करता है, प्लस सेकंड ये क्या करता है पेनक्रियाज के अंदर एक स्ट्रेस लाइक कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रीमेच्योर एक्टिवेशन में हेल्प करता है। थर्ड, ये पेनक्रियाटिक डक्ट जहां से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है उसके अंदर प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्रेशर से बढ़ाने से क्या होएगा, तो कभी भी सपोज करो ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट है तो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे क्या है प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जब भी बढ़ता है तो यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस को निकलने में प्रॉब्लम आती है, हाई प्रेशर वाले एरिया से निकल नहीं पाता। ठीक है, इससे पेनक्रियाज को अगर यहाँ से निकालना है तो पेनक्रियाज को पुश करना पड़ेगा जूस को बाहर की तरफ। ठीक है, तो और ये क्या कर रहा है इसके अंदर प्रेशर बढ़ा रहा है जिससे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एल्कोहल 3 एक्शन करता है, एक तो पेनक्रियाज को डायरेक्टली डैमेज करता है, दूसरा प्रीमेच्योर एक्टिवेशन कराता है, तीसरा पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो जिससे इन तीनों की वजह से डायरेक्टली क्या होता है, ठीक है, इससे क्या हो जाता है इन तीनों की वजह से, ठीक है, इन तीनों की वजह से क्या देखने को मिलता है, आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है, आउटफ्लो पेनक्रियाज का डिक्रीज हो जाता है और बैकफ्लो स्टार्ट हो जाता है, एंड स्टार्ट बैकफ्लो। ठीक है, प्रेशर बढ़ा है, देखो इसके अंदर मेन इस स्टेप को यूज ये स्टेप हुआ है केवल इसकी वजह से। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ा जिससे आउटफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो कम हुआ और बैकफ्लो स्टार्ट हो गया। अब उससे क्या होएगा, पेनक्रियाज के अंदर कंजेशन होएगी, कंजेशन इन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर हो जाएगी कंजेशन। पेनक्रियाज के अंदर जब कंजेशन होएगी तो यहां पे काम होता है सेकंड वाले स्टेप का। अब यहां पे प्रीमेच्योर एक्टिवेशन इसकी वजह से प्लस में कंजेशन की वजह से दोनों चीजें क्या करेंगी, ये दोनों मिलके क्या कोच कर देंगी, यहां पे ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेशन ऑफ ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, यहां पे ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिवेट हो गई। ठीक है, किस वजह से हुई है, एक तो कंजेशन की वजह से और एक अल्कोहल का एक अफेक्ट है, ये ऑटो एक्टिवेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये चीज। अब इससे क्या हो जाएगा भाई, यहां पे हो जाएगा इन्फ्लामेशन यानी पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस, बस ये था सबसे पहला कोज एल्कोहल। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इटियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इटियोलॉजी जो है गोल स्टोन, गोल ब्लैडर का स्टोन जो आके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब गोल स्टोन से क्या होगा, ठीक है, गोल स्टोन के अंदर सबसे पहले लिखो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। ओके, इससे क्या होता है, ये क्या करता है, गोल ब्लैडर सपोज करो यहां पे पेनक्रियाज थी, लोजी पेनक्रियाज बना दी, ये पेनक्रियाटिक डक्ट बना दिया,
यहाँ ऊपर से आगे कॉमन बाइल डक्ट, ये एम्पुला ऑफ वेटर से कनेक्ट होगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे आके एक स्टोन आके बीच में अटक गया, लो जी बना दिया स्टोन। ठीक है, उससे क्या होएगा, जो पेनक्रियाज अपना जूस को रिलीज करता है बाहर की तरफ, वो बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, जिससे बैक फ्लो स्टार्ट होएगा। बैक फ्लो स्टार्ट होएगा तो ये जूस पेनक्रियाज के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पेनक्रियाज के अंदर इकट्ठा होएगा तो यहाँ पे कंजेशन होएगी, कंजेशन होएगी तो स्ट्रेस होएगा, स्ट्रेस होएगा तो ऑटो एक्टिवेशन हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम का। कौन सी एंजाइम का, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, जिससे सारे के सारे जिससे ये एंजाइम क्या करेगी, पेनक्रियाटिक टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगी, जिससे सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, साइटोकाइंस, टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर, ये भी जितने भी फैक्टर्स हैं सारे आके पेनक्रियाज के पास पहुंचेंगे, और जिससे कुल मिला के हो जाएगा पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये था गोल स्टोन। ठीक है, ये कैसे होता है, गोल स्टोन क्या करता है, इट कोज obstruction in pancreatic juice outflow। पेनक्रियाटिक जूस आउटफ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जिससे बैक फ्लो हो जाता है स्टार्ट, बैक फ्लो और कंजेशन, कंजेशन हो जाता है, जिससे एक्टिवेशन ऑफ ऑटोडाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे पेनक्रेटाइटिस। जिससे हो गया एक्टिवेशन ऑफ, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ ऑटोडाइजेस्टिव एंजाइम और पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, ये चीज, ये हो गया आपका गोल स्टोन कोज फिनिश। उसके बाद बात करते हैं थर्ड कोज, जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म किसी भी पेशेंट को होता है तो अपने को पता है एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से देखने को मिलता है हाइपर कैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया। यहाँ पे देखने को मिलता है हाइपर कैल्सीमिया। क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैल्सीमिया। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से। ठीक है, जो पैराथायरॉयड सिक्रीशंस क्या करती हैं, कैल्शियम का लेवल बढ़ा देती है ब्लड के अंदर। इससे क्या होएगा, इससे पेनक्रेटाइटिस कैसे होएगा, जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है ना, तो ये कैल्शियम होता है ना, डिपॉजिट होने का जगह ढूंढता है। ये हो सकता है किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाए और रीनल स्टोन फॉर्म कर दे, हो सकता है ये हार्ट की किसी माइक्रो आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाए जिससे एमआई कोज कर दे, हो सकता है ये डिपॉजिट हो जाए पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। और अगर ये पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर डिपॉजिट हो गया तो उससे आउटफ्लो रुकेगा, आउटफ्लो रुकेगा तो बैकफ्लो स्टार्ट होएगा, बैकफ्लो स्टार्ट होएगा तो पेनक्रियाज के अंदर कंजेशन होएगा, कंजेशन होएगा तो स्ट्रेस क्रिएट होएगा, स्ट्रेस क्रिएट होएगा तो ऑटो एक्टिवेशन हो जाएगा ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन का, जिससे ये एंजाइम पेनक्रियाज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी, जिससे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आ जाएंगे और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, ये था हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, इससे क्या होता है, छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, इंक्रीज कैल्शियम डिपोजिशन इन पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होता है, जिससे डिक्रीज होता है आउटफ्लो एंड स्टार्ट हो जाता है बैकफ्लो
जिससे हो जाती है कंजेशन, जिससे होता है ऑटो एक्ट, जिससे हो जाता है ऑटो एक्टिवेशन, ऑटो एक्टिवेशन ऑफ ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम। जिससे हो गया पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, ये चीज ओके। उसके बाद एक और कंडीशन होती है फोर्थ, जो है हाइपरलिपिडीमिया। अगर किसी के ब्लड के अंदर लिपिड का, ठीक है, लिपिड का अमाउंट ज्यादा है, यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उससे क्या होएगा, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, ब्लड को थिक करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाएगा। ये ब्लड, ये क्या करेगा, इंक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की थिकनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, ब्लड की थिकनेस बढ़ेगी तो उससे क्या होएगा, कई बारी इस्चीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। अरे रुको, इस्चीमिया से पहले एक स्टेप और होएगा, जो पेनक्रियाटिक आर्ट्रियोल्स है ना, उनके अंदर ही डिपोजिशन होना शुरू होएगा, जिससे डिक्रीज होएगा ब्लड सप्लाई टू पेनक्रियाज। यानी यहां पे क्या हो गया, इस्चीमिया। ठीक है, मैंने क्या बताया है, ठीक है, मैंने क्या बताया, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जिससे ब्लड थिक हुआ, उससे क्या हुआ, ये कोलेस्ट्रॉल पेनक्रियाटिक आर्टरीज के अंदर जमना शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ, वहां पे ब्लड सप्लाई कम हुई, जिससे वहां पे इस्चीमिया हुआ। इस्चीमिया होने से क्या होएगा, लंबे टाइम तक अगर इस्चीमिया रहता है तो वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, नेक्रोसिस स्टार्ट होती है, और नेक्रोसिस जब बड़े एरिया के अंदर हो जाती है तो वहां पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और जब स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है तो लंबे टाइम तक बड़े बड़े स्कार जब बनते हैं पेनक्रियाज के अंदर, तो फॉर्म हो जाती है कंडीशन जिसका नाम है पेनक्रिएटाइटिस। ठीक है, तो ये है हाइपरलिपिडीमिया। सेकेंड मैकेनिज्म हाइपरलिपिडीमिया का ये भी है कि कई बार लिपिड पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, और वो कैल्शियम के साथ जुड़ के, ठीक है, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जुड़ के पूरे पेनक्रियाटिक डक्ट को ओक्लूड, पूरे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ओके। उसके बाद और कोज हो सकता है, जैसे किसी भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो पहुंच जाए, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाए पेनक्रियाज के अंदर। फिफ्थ कोज, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन पहुंच जाए पेनक्रियाज के अंदर, ठीक है, वो कोज कर सकता है, इन्फ्लामेशन बिल्कुल कर सकता है। कोई ट्रोमा इंजरी हो जाए, ये इससे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ट्रोमा हो जाए या इंजरी हो जाए तब भी हो सकता है इन्फ्लामेशन, बिल्कुल हो सकता है जी। ठीक है, तो ये थे कोजेस और रिस्क फैक्टर जो हम अपने को देखने को मिलते हैं पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर से दो सबसे मेन था, एक तो था एल्कोहल, एक था गोल्ड स्टोन। ठीक है, तो ये थे आपके कोजेस। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स।
क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, यानी साइन एंड सिम्टम्स। देखिए क्लिनिकल फीचर, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट के बारे में ही बात कर लेते हैं। लो जी, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की देखिए, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस पहली बात तो एक सडन होती है और सीवियर होती है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की एक स्टेज होती है जिसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस। वो भी एक्यूट के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स के, जिसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को होएगा पेन, ठीक है, पेन होएगा। देखो पहला क्लिनिकल फीचर सिंपल सा बात करते हैं, पेशेंट को पेन होएगा और ये पेन होता है सडन होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, पेशेंट को होएगा पेन, ठीक है, और ये पेन कैसा होएगा, ये पेन होगा सडन, ठीक है, सडन होएगा, ठीक है। कहाँ पे होएगा, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। कहाँ पे होएगा पेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है या एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होएगा। और ये पेन रेडिएट भी करेगा। तीसरे इस पेन की क्वालिटी, ये पेन क्या करेगा, रेडिएट करेगा। कहाँ पे, ये करेगा बैक में, कमर के अंदर की तरफ रेडिएट करेगा, रेडिएट टू बैक। ये था सबसे पहला क्लिनिकल फीचर, ठीक है, ये पेन। और इसी को बोला जाता है कार्डिनल फीचर, ठीक है, इस पेन को बोला जाता है कार्डिनल साइन, ठीक है। क्या क्या है, पेन सडन होएगा, एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होएगा और बैक की तरफ रेडिएट करेगा। और चौथी और इस पेन की क्वालिटी है, जो ये पेन है ना, ये इंक्रीज होएगा हर उस एक्शन पे जिसमें पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन मिलती है, जैसे इंक्रीज बाय फैटी मील। जब भी पेशेंट फैटी मील खाएगा तो उससे क्या होएगा, पेशेंट के पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन मिलेगी कि जल्दी सी पेनक्रियाटिक जूस लिया, मेरे को डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए जो लिपिड को डाइजेस्ट करती है। और दूसरा मैंने बताया था कोच के अंदर एल्कोहल, एल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट है पेनक्रियाज के अंदर। तो जब भी पेशेंट एल्कोहल लेगा तो तब भी पेशेंट को पेन होएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से एल्कोहल और फैटी मील की वजह से पेनक्रियाज स्टिमुलेशन होता है, पेनक्रियाज के अंदर स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, जिससे पेशेंट के अंदर पेन फील होता है। इसको करो हाईलाइट, ठीक है। पेन होगा, सडन होएगा, एपिगैस्ट्रिक या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर होएगा, बैक की तरफ रेडिएट करेगा और इंक्रीज होएगा जैसे ही फैटी मील और एल्कोहल को कंजप्शन किया जाएगा, ठीक है, ये चीज। और कभी कभार, मैं कह रहा हूं कभी कभार ना, पेशेंट एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के अंदर हमारे ना बाउल साउंड डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज बाउल साउंड, क्योंकि पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट स्लो हो जाती है, ठीक है, बाउल साउंड डिक्रीज हो जाती है। पेशेंट के अंदर एब्डोमेन टेंडरनेस देखने को मिलती है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। ये छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर लिख लेते हैं एक बारी। नोजिया, वोमिट, एनोरेक्सिया, ये चीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हम जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो सीरम के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का लेवल इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज तो हो नहीं पा रही, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू तो निकल नहीं पा रही, वे सीरम के अंदर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये सीरम के अंदर बढ़ जाएगी। हमारे को देखने को मिलेगा एलिवेटेड सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज, ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमेशा ग्लूकोज का लेवल हाई मिलेगा, एलिवेटेड
ग्लूकोज लेवल, ठीक है, WBC क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, और कभी कभार बिलरुबिन, बिलरुबिन को छोड़ो, ठीक है, बिलरुबिन इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू, जैसे इसको डायग्नोसिस के अंदर भी लिख सकते थे, ठीक है, ये चीज देखने को मिलते हैं। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइन जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के अंदर देखे जाते हैं, जो एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक कंडीशन होती है एक्यूट के अंदर जिसके अंदर बॉडी के अंदर हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला साइन होता है हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस का कूलन साइन, ठीक है। सेकंड साइन होता है हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर, मैं बात कर रहा हूं हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर, टर्नर साइन। और एक लास्ट साइन और होता है हेमरेजिक एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के अंदर जिसका नाम होता है फोक्स साइन, ठीक है, टर्नर साइन और फोक्स साइन। देखिए अब ये होते क्या हैं, पहले देख लेते हैं ये होते क्या हैं, फिर देखते हैं ये होते कैसे हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, इसको नीचे ही ले जाते हैं, ये है कूलन साइन, यानी जो अम्बलाइकस एरिया है ना, आपको जो अम्बलाइकस के एरिया है ना, उसके चारों तरफ आसपास ऊपर नीचे यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ब्लीडिंग। वहीं ग्रे टर्नर साइन, फ्लैंक रीजन, जो अपना लेटरल रीजन है जहाँ पे किडनी होती है, वहां पे शुरू हो जाती है ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये है टर्नर साइन। अब एक साइन और बच गया जिसका नाम है फोक्स साइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर पेशेंट को अम्बलाइकस एरिया के अराउंड ब्लीडिंग हो रही है तो वो कूलन साइन, लेटरल एरिया फ्लैंक रीजन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो वो है ग्रे टर्नर साइन, और यहाँ पे थाइज के अराउंड ब्लीडिंग हो रही है वो फोक्स साइन, और ये ब्रायंट साइन यहाँ पे अपने को पेनक्रेटाइटिस के अंदर स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिलता, ये अदर कंडीशन के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिकली देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपने लिए तीन ही साइन है जो हम पेनक्रेटाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं, ग्रे टर्नर साइन, कूलन साइन और फोक्स साइन। ये तीन साइन अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बार फोक्स साइन का एक और इमेज देखिए, देखिए देखिए कूलन साइन यानी अम्बलाइकस के चारों तरफ ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है। ये इंटरनल ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग इकाइमोसिस है, इंटरनल इकाइमोसिस टाइप की ब्लीडिंग है। ग्रे टर्नर साइन फ्लैंक रीजन के अंदर, फोक्स साइन बिल्कुल यहाँ पे थाइज के अराउंड ब्लीडिंग टाइप के साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अब बात करते हैं इनको स्पेसिफिकली, कूलन, ग्रे टर्नर और फोक्स साइन। देखिए ये देखने को मिलते हैं, सबसे पहली बात तो ये तीनों साइन, ठीक है, इनके अंदर ऊपर ही लिख लेते हैं, साइन इन एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का एक सीवियर फॉर्म होती है जिसके अंदर इंटरनल हेमरेज स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस, जिसके अंदर ये तीन साइन देखने को मिलते हैं अपने को, 1, 2 और 3। कौन से है? कूलन साइन, टर्नर साइन और फोक्स साइन। अब देखिए ये क्या होता है, कूलन साइन का होता है भाई ब्लूइश कलरेशन हो जाती, इकाइमोसिस टाइप हो जाती, कहाँ पे? अम्बलाइकस के अराउंड। टर्नर के अंदर फ्लैंक रीजन के अराउंड। फोक्स के अंदर कहाँ पे? अपनी थाइज के अराउंड, ठीक है। तो कूलन साइन के अंदर लिखेंगे ब्लूइश डिस्कलरेशन, bluish discoloration of periumbilical region, ऑफ पेरियम्बलाइकल रीजन, ठीक है। ये
कूलन साइन और टर्नर साइन, दोनों ही साइन, बोथ साइन, कूलन हो गया और टर्नर साइन हो गया, ये दोनों के दोनों साइन, ठीक है, कूलन साइन और टर्नर साइन, ये देखने को मिलते हैं अक्कर्स 24 से लेके 48 आवर, इट अक्कर्स 24 से लेके 48 आवर आफ्टर हेमरेज स्टार्ट। ठीक है भाई, जब एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस स्टार्ट होती है तो उसके 24 से 48 घंटे के बाद ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो ब्लीड है रिस के नीचे टिश्यूज के बीच में से आके अम्बलाइकस के चारों तरफ इकट्ठा होता है, तो बोल दिया हमने कूलन साइन। और जब वो ब्लड थोड़ा थोड़ा निकल के फ्लैंक रीजन की तरफ चला गया तो हमने बोल दिया टर्नर साइन, और वो थाइज के अराउंड चला गया तो हमने बोल दिया फोक्स साइन। ठीक है, ये सारे साइन देखने को मिलते हैं 24 से 48 आवर आफ्टर हेमरेज स्टार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं टर्नर साइन। ये है ब्लूइश कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, अराउंड bluish discoloration in flank, around the in flank region of flank region। ठीक है, फ्लैंक रीजन मतलब बिटवीन रिब्स एंड पेल्विस बोन। फ्लैंक रीजन का मतलब, फ्लैंक रीजन का मतलब बिटवीन रिब्स एंड पेल्विस बोन। ठीक है, रिब्स और पेल्विस बोन के बीच में। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक रीजन यानी बिटवीन रिब्स एंड पेल्विस बोन। ठीक है, ये चीज, और कहां पे? फ्लैंक रीजन पोस्टीरियरली। ठीक है, ये हो गया आपका टर्नर साइन। उसके बाद फोक्स साइन। ठीक है, यहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन कह लो या इकाइमोसिस कह लो, इन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ थाई, थाई का अपर पार्ट कह लो, या ओवर इंग्वाइनल लिगामेंट, या ओवर इंग्वाइनल, इंग्वाइनल एरिया भी तो यही होता है, ओवर इंग्वाइनल रीजन। बस ये है आपका फोक्स साइन। ये थे सभी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के क्लिनिकल फीचर, जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट था सबसे पहले तो पेन खुद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एलिवेटेड सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये जितने भी साइन बताए मैंने एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से हैं? कूलन, टर्नर, फोक्स साइन। इधर से इमेज पूछी जाती है, इमेज बेस्ड एमसीक्यू कई बारी नोट सेट में पूछे जा चुके हैं, ये कौन सा साइन है। ठीक है, तो फोक्स साइन, टर्नर साइन और कूलन साइन तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के साइन। ठीक है, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के साइन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूट हो गया, अब बात करते हैं क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के साइन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी एब्डोमेन में पेन देखने को मिलता है। ठीक है, पेन देखने को मिल सकता है, टेंडरनेस देखने को मिलती है। ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मास देखने को मिल सकता है।
ठीक है। यहाँ पे स्टीटोरिया देखने को मिल सकता है, ये अलग है, STETO, स्टेटोरिया यानी फैटी ग्लोब्यूल्स। स्टेटोरिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि पेनक्रियाज मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के डाइजेशन के लिए, ठीक है। सबसे मेन फैट के डाइजेशन के लिए एंजाइम पेनक्रियाज के अंदर ही देखने को मिलती है। प्रोटीन तो भाई अपनी भाई स्टमक के अंदर भी होती है, पेप्सिनोजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए भाई अपने ओरल कैविटी के अंदर होती है भाई, जिसको हम पटाइलिन बोलते हैं। लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे मेन एंजाइम पेनक्रियाज रिलीज करता है। और लंबे टाइम तक अगर इन्फ्लामेशन रहेगा तो पेनक्रियाज अपनी एंजाइम को रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्टेटोरिया, ठीक है, स्टेटोरिया देखने को, इसलिए अनडाइजेस्टेड फैट देखने को मिलेगा स्टूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद वेट लॉस, अरे क्या छोटे मोटे फीचर है, ठीक है। साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, हाँ ये ठीक है, साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। क्योंकि भाई पेनक्रियाज के अंदर स्कार टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, अगर ये स्कार टिश्यू पेनक्रियाटिक टेल को भी अफेक्ट कर देते हैं तो टेल के अंदर स्कार अगर बन जाता है तो कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है और डायबिटीज मेलाइटस के साइन देखने को मिलते हैं। बस ये चीज, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, नहीं डायग्नोसिस की नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। चलो, थैंक यू।